चलिए तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द एग्जाम बाबा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, द एग्जाम बाबा के इस एप्लीकेशन पर। दोस्तों, ये बैच चल रहा है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए और एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इस बैच का आज ये पहला दिन है, जिसमें उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इससे पहले भी क्लासेस जो है वो अटेंड की है, जो इससे पहले डेमो क्लासेस हुई है। ठीक है, जो क्लासेस चल रही है, आज से ही इस बैच में क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो क्लासेस भी ज्वाइन करी होगी और आप लोगों को काफी बढ़िया लगा होगा। आज जो है इस बैच की ये दूसरी क्लास है, जिसमें हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि ओरिएंटेशन सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि ओरिएंटेशन सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि हमारे लिए जो है ना, कि हमारे लिए जो है, एक सेकंड है ना, माइक से कुछ दिक्कत हो रही है। नहीं, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड के लिए वेट करिएगा बस। ठीक है, अभी बताइएगा, अभी वॉइस एकदम क्लियर होगी आप लोगों को जहां तक है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ओरिएंटेशन सेशन में बताया था दोस्तों कि किस प्रकार से एमपीजीके हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एमपीजीके की ही एक यूनिट हम लोग यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस यूनिट का नाम है यूनिट 4 मध्य प्रदेश का भूगोल। और इस मध्य प्रदेश के भूगोल में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें नहीं पढ़ने वाले हैं, वो सब चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को जो है वो एप्लीकेशन तो आप लोगों ने डाउनलोड कर ही लिया होगा, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी जितनी भी सारी की सारी चीजें हो सकती है वो सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोग करिएगा। इस क्लास को हम लोग सीधे सीधे तौर पर जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को हम लोग सीधे सीधे तौर पर स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि क्या मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही है ना। अगर मेरी आवाज, वॉइस, एवरीथिंग सब कुछ क्लियर है तो एक मैसेज डालिए और कहिए कि सर वॉइस एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें क्या, आगे बढ़ें क्या। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हाँ, तो ये एप्लीकेशन है द एग्जाम बाबा का एप्लीकेशन है। इसको आप लोगों को डाउनलोड करना है और अपने जितने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हो उतने दोस्तों को शेयर करना है। सिंपल गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, द एग्जाम बाबा सर्च करेंगे, आप लोगों को हमारा ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है, मैं जिस यूनिट के बारे में आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं, मैं जिस यूनिट के बारे में आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं दोस्तों, वो यूनिट है यूनिट 4। वो यूनिट कौन सी है? वो यूनिट है यूनिट 4, जिसमें कहा गया है मध्य प्रदेश का भूगोल। जिसको क्या कहा गया है? जिसको कहा गया है मध्य प्रदेश का भूगोल। और एमपी जियोग्राफी में हम लोगों को कुछ कुछ चीजें जो है वो यहां पर पढ़नी होती है। मैं शायद इंग्लिश वाला सिलेबस यहां पर लगाकर नहीं ला पाया, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है। मध्य प्रदेश की जियोग्राफी में मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट पढ़ेंगे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की रिवर पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की पहाड़ियां पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के पठार पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, ऋतु, तापमान, वर्षा पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन पढ़ेंगे, मिट्टियां पढ़ेंगे, प्रमुख खनिज पढ़ेंगे, संसाधन पढ़ेंगे, प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई, सिंचाई परियोजना, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, गैर पारंपरिक स्रोत, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व और नगरीकरण। इन टॉपिकों को कंप्लीट, एक एक चीज जो सिलेबस में लिखी हुई है, उन एक एक चीजों को कंप्लीट करने के साथ ही, उन एक एक चीजों को कंप्लीट करने के साथ ही हमारी ये जो यूनिट है वो पूरी तरह से कंप्लीट होगी। लेकिन क्या हम सीधे सीधे इस यूनिट को इसी तरह से स्टार्ट कर देंगे? क्या हम सीधे सीधे इस यूनिट को इसी तरह से स्टार्ट कर देंगे, या हम लोग पहले कुछ पृष्ठभूमि भी बनाएंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर अगर कोई बच्चा हमें देख रहा है, या यहां पर हमसे अगर कोई बच्चा जुड़ा हुआ है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि हर बच्चा जो है वो एकदम जीरो से तैयारी कर रहा है ना। आप लोग भाई मैसेज कर पा रहे हो क्या? तो अगर मैसेज कर पा रहे हो तो जरूर मैसेज करिए, है ना। मेरी वॉइस वगैरह अगर आप लोगों को क्लियर है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, तो कि एकदम सारी की सारी चीजें क्लियर है।
तो मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं कि सीधे सीधे हम लोग ये टॉपिक्स स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो जीरो लेवल से, उनको कुछ भी नहीं पता है कि मध्य प्रदेश, उनको कुछ भी नहीं पता है कि मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश की कैसी चीजें, अगर हमें मध्य प्रदेश के बारे में बेसिक जानकारी ही नहीं होगी तो हम किस प्रकार से मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट पढ़ पाएंगे, किस प्रकार से मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट प्रोडक्ट पढ़ पाएंगे, किस प्रकार से मध्य प्रदेश की नदियां, पहाड़ियां, पठार, जलवायु, ये सब कैसे पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम आज की क्लास में जो कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों, वो हम देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ, है ना। मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ, मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ, कि आखिर आज हम जिस मध्य प्रदेश में रह रहे हैं या जिस मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की हम तैयारी कर रहे हैं, तो वो मध्य प्रदेश आखिरकार आज अपने स्वरूप में, आज जिस प्रकार से आज वो जिस स्वरूप में है, वो स्वरूप में कैसे आया। क्या हमेशा से मध्य प्रदेश ऐसा ही था, या मध्य प्रदेश की आज जो प्रकृति है, मध्य प्रदेश की आज जो बाउंड्रीज है, मध्य प्रदेश की आज जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं है, ये क्या हमेशा से थी या समय समय में इसमें कुछ बदलाव आए हैं। तो वो आप लोगों को पता है कि वो बदलाव जो है वो समय के साथ आए हैं, धीरे धीरे समय के साथ जो है वो सारी की सारी चीजें आई है। ये चीजें आप लोगों को क्लियर है, ठीक है, समय के साथ सारी की सारी चीजें आई है। तो मध्य प्रदेश का गठन समझने का उद्देश्य हम लोगों का यह है कि मध्य प्रदेश के गठन को हम लोग समझेंगे कि आखिरकार जब ये देश, ये जो देश हमारा, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस समय पर हमारा, हम जिस मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, हमारा प्यारा जो मध्य प्रदेश है भाई लोग, उसकी स्थिति क्या थी। मध्य प्रदेश की स्थिति 1947 में क्या थी, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो उस समय पर मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी ये समझना है हम लोगों को। और जब मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ 1 नवंबर सन 2000 को, छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो उस दिन मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। तो इस पूरे मध्य प्रदेश के गठन को हम लोग जो है वो 3 पॉइंटों में समझेंगे। 3 पॉइंटों में समझने का मतलब यह है कि 1947 के समय पर क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की, 1 नवंबर 1956 के समय पर मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, और 1 नवंबर सन 2000 के दिन मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। इन बिंदुओं के माध्यम से हम लोग सारी की सारी चीजें जो है वो समझने का प्रयास करेंगे, सारी की सारी चीजों को हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझने के बाद, जब मध्य प्रदेश के गठन से लेकर मध्य प्रदेश आज जिस स्थिति में है, मध्य प्रदेश में आज 55 जिले हैं, तो मध्य प्रदेश आज जिस स्थिति में है, उस स्थिति में आने के बाद हम लोग यूनिट के ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश के वन उपज, मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश के पठार, मध्य प्रदेश के ऋतु, मध्य प्रदेश के तापमान, वर्षा, इसको फटाफट तरीके से कंप्लीट करेंगे। फिर मध्य प्रदेश की दूसरी यूनिट कंप्लीट करेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हो क्या? एक बार मेरी आवाज सब लोग सुनो और आप लोग मुझे एक बार बताओ कि क्या आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं लेकिन मेरे पास कमेंट एक भी नहीं आ रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि शायद आप लोग कमेंट करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, या आप लोग किसी प्रकार से कमेंट नहीं कर पा रहे हो। आप लोग एकदम मुझे एक बार बताओ तो कि मेरी वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है और नॉट है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये इन चीजों में समझना। उसके बाद मैं आप लोगों को बार बार ये कहता हूं, मैं आप लोगों को हर बार कहता हूं कि हमें सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे सामने सिलेबस होना चाहिए, हमें सिलेबस का एक एक पॉइंट अच्छे से कवर करना है। ये चीज मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं। ये है दोस्तों वर्तमान में हमारा मध्य प्रदेश। वर्तमान में एकदम लेटेस्ट मैप आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये है मध्य प्रदेश का वर्तमान नक्शा। अब वर्तमान नक्शा है, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, वर्तमान नक्शा है, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई सिर्फ इस तरीके से थोड़ी ना देखा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को देखने के तरीके क्या है? मध्य प्रदेश को देखने के तरीके ये है कि मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश में है सर 55 जिले। वर्तमान में कितने जिले हैं दोस्तों? वर्तमान में है 55 जिले। ठीक है सर, एक पॉइंट तो हमारे लिए ये हो गया कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 55 जिले हैं। आगे कुछ और बता दो सर। ठीक है, और कुछ देख लो। तो संभाग कितने हैं दोस्तों? 10 संभाग है, 10 संभाग है और 55 जिले हैं। संभाग
ठीक है, 10 संभाग है और 55 जिले हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश की प्रशासनिक इकाई है, या मैं कहूं कि मध्य प्रदेश की वर्तमान की सारी चीजें हैं कि मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, 10 संभाग है, और साथ साथ क्या है, और साथ साथ आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग मुझे बताओ, विधानसभा की सीट कितनी है मध्य प्रदेश में? विधानसभा सीट, चलो ये आप लोग बताओ, ये तो आप लोगों को पता होगा। अरे बार बार सभा क्यों लिख रहा हूं? ठीक है, विधानसभा की सीट कितनी है भाई? अरे यार ये क्या हो रहा है? हाँ, विधानसभा की सीट कितनी है भाई, ये आप लोग मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। आप लोग मुझे बताओ, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक इकाई हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताओ कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? हाँ, लोकसभा सीटें कितनी है ये आप लोगों को बताना है, ये आप लोग बता दो, लोकसभा की सीटें कितनी है भाई? ठीक है, जिसको जिसको पता है वो लिखता जाएगा कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ आप लोगों को यह बताना है मेरे भाई कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। ये भी तो इंपॉर्टेंट है, क्या ये प्रश्न नहीं बनते हैं? अगर हम लोग यहां तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश कैसा है, और मध्य प्रदेश वर्तमान में जैसा है तो ये मध्य प्रदेश आज वर्तमान की स्थिति में किस प्रकार से पहुंचा, मध्य प्रदेश आज किस प्रकार से पहुंचा। तो देखो, मध्य प्रदेश में वर्तमान में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हाँ समझो, बहुत बढ़िया, लोगों के कमेंट आना स्टार्ट हो गए। बहुत अच्छा लगता है जब कुछ लोग कमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, सही जवाब दे रहे हो। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? 230। लेकिन इस 230 को हमको इस 230 की तरह याद नहीं रखनी है। इन 230 में से 35 सीटें जो है 35 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए रिजर्व है, और 47 सीटें जो है मेरे भाइयों, 47 सीटें जो है वो एसटी समुदाय या अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए रिजर्व है। ये चीजें भी आप लोगों को याद रखना है, सिर्फ 230 याद नहीं रखना है। लोकसभा की सीटों की बात करें हम लोग, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है मेरे भाई? 29 लोकसभा की सीटें हैं, और 29 लोकसभा की सीटों में से अगर आप देखोगे तो 4 जो है वो अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए रिजर्व है, और 6 सीटें जो है वो एसटी समुदाय के लिए या अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए रिजर्व है। ये चीजें आप लोगों को याद रखते हुए चलना है। राज्यसभा की 11 सीटें हैं, बहुत बढ़िया। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की सीटों की संख्या है मेरे भाई 11 राज्यसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें। इसमें कितने रिजर्व है और कितने रिजर्व नहीं है? तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि विधानसभा में रिजर्वेशन है, लोकसभा में भी सीटों का रिजर्वेशन है, हर समुदाय के लिए लोकसभा में भी सीटों का रिजर्वेशन है, लेकिन राज्यसभा में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, आरक्षण नहीं, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है। समझ रहे हो आप? यहां पर किसी समुदाय के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है, तो यहां पर याद रख लेना कि आरक्षण किसी प्रकार का नहीं है। राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 11। तो वर्तमान मध्य प्रदेश की सिचुएशन को अगर हम लोग देखें तो वर्तमान मध्य प्रदेश में है 55 जिले, 10 संभाग, और साथ ही साथ 11 राज्यसभा की सीटें, 29 लोकसभा की सीटें और 230 विधानसभा की सीटें, जिसमें से 35 अनुसूचित जाति समुदाय के लिए रिजर्व है और 47 अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए रिजर्व है, एसटी समुदाय के लिए रिजर्व है। 29 लोकसभा सीटों में से 4 जो है वो अनुसूचित जाति समुदाय के लिए रिजर्व है, मतलब एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, और साथ ही साथ 6 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति समुदाय या अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए रिजर्व है। ये चीजें क्या आप लोगों को याद है? अगर ये चीजें याद है तो अब ये तो सर आपने हमें बता दिया, हाँ समझना, ये तो सर आपने हमें बता दिया ये तो सर आपने हमें बता दिया कि ठीक है, ये तो सर आपने हमें बता दिया कि मध्य प्रदेश जो है वो आज की वर्तमान स्थिति में किस प्रकार से है, मध्य प्रदेश की आज की स्थिति कैसी है। लेकिन क्या जब भारत देश आजाद हुआ था 1947 में, जब भारत आजाद हुआ था, तब भी मध्य प्रदेश ऐसा ही था? या जब मध्य प्रदेश
जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो क्या उस समय भी मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति इसी प्रकार थी? हम लोगों को 1947 से मध्य प्रदेश की स्थितियों को लेकर वर्तमान आज हम जिस कंडीशन में है यहां तक की एक यात्रा तय करनी है, यहां तक कि हमें एक जर्नी तय करनी है, उसके बाद हम सारे टॉपिक्स पर आ पाएंगे। सबसे पहली क्लास हमारी यही होनी चाहिए। देखो, जितने भी बच्चों को अगर मध्य प्रदेश का मैप याद नहीं है, जितने भी बच्चों को यह नहीं पता कि नीमच जिला कहां है, शहडोल कहां है, बैतूल कहां है, छिंदवाड़ा कहां है, शिवपुरी कहां है, श्योपुर कहां है, निवाड़ी कहां है, मऊगंज कहां है, पांडुरना कहां है, एमपीजी का पढ़ना छोड़ो। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई आप लोग ना एमपीजी के पढ़ना अभी छोड़ो। सबसे पहले आप लोग क्या करना, सबसे पहले मेरे भाई आप लोग करना कि आप लोग मध्य प्रदेश का मैप, एक एक जिले की लोकेशन, कौन सा जिला कहां पर है, ये सबसे पहले आप लोगों को देखने की आवश्यकता है। अगर आप ये सब देखोगे, अगर आपको मैप याद नहीं होगा तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आप लोगों को एमपीजी के पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को आने वाली है। तो सबसे पहला काम मेरी आप एक निवेदन मानना, मेरी आप एक गुजारिश मानना, मेरी आप एक रिक्वेस्ट मानना कि सबसे पहले आप लोगों को काम क्या है, सबसे पहले आप लोगों का काम है कि आपको एमपी का मैप बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि रात को नींद में कोई थप्पड़ मार के भी आप लोगों से पूछे कि सागर जिला कहां है तो फटाफट फटाफट बोलना इधर है। कोई पूछे आपसे सीहोर कहां है तो फटाफट बताना भोपाल के साइड में है सीहोर। कोई पूछे आप लोगों से झाबुआ कहां है तो दक्षिण पश्चिम पूरब पश्चिम बताना पड़ेगा, आप लोगों को याद आना चाहिए नींद में भी, तब जाके कुछ चीजें जो है वो हो पाएगी, है ना। क्योंकि बहुत बार चीजें जो है वो मैप से होती है, आपके डायरेक्शन से, मैप के थ्रू अगर आप याद करते हो तो आप लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी चीजें जो है वो याद होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े क्या, 1947 की सिचुएशन से आ जाएं क्या हम लोग? ठीक है, 1947 की सिचुएशन पे आ जाते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 1947 के सिचुएशन में अगर हम लोग आएंगे तो 1947 के सिचुएशन में अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को वही बताया, पुनर्गठन नहीं है भाई, ये मध्य प्रदेश का गठन है। ये यहां पे हमारे टाइपराइटर भाई साहब, पुनर्गठन नहीं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, हम रीऑर्गेनाइजेशन नहीं, रीऑर्गेनाइजेशन 2000 सन 2000 वाले को बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन या मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को जो है वो हम लोग तीन स्थितियों में पढ़ते हैं। 1947 की स्थिति जब भारत आजाद हुआ था, 1 नवंबर 1956 की स्थिति जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 9 के तहत मध्य प्रदेश का गठन किया गया था तब। फिर हम लोग देखेंगे 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ये तीन डेट्स आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखने की आवश्यकता है। ये तीन डेट्स आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखने की आवश्यकता है। अगर आप इन तीन डेट्स को याद नहीं रखोगे तो आप लोगों के साथ थोड़ी सी समस्या होगी। मेरी आप बात मानो, आप अभी के लिए बस ये तीन डेट्स याद रख लो। ये तीन डेट्स क्या याद होंगी आप लोगों की? एक तो सर 1947 की स्थिति क्या थी, एक तो सर 1 नवंबर 1956 की स्थिति क्या थी, और एक आप लोगों को याद रखना है 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति। और आपको ये याद रखना है कि इन तीन तारीखों में मध्य प्रदेश के इतिहास में कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार का कुछ न कुछ चीजें जो है वो बदलाव हुई है। इस चीज को हमें यहां पर याद रखना है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले जैसे ही ये देश आजाद हुआ ना, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जैसे ही भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, जैसे ही भारत आजाद हुआ तो उस समय पर भारत में जो राज्यों की स्थिति थी ना, वो अलग अलग प्रकार की स्थितियां जो है वो अलग अलग प्रकार की स्थितियां थी। और उन राज्यों को अलग अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार उन राज्यों को चार भागों में बांटा गया, चार प्रकार के राज्यों में बांटा गया। ठीक है, एक राज्य को बोला जाता है पार्ट ए स्टेट। ठीक है, भारत को चार अलग अलग राज्यों में बांटा गया। एक को बोला जाता है हाँ पार्ट ए स्टेट। ठीक है, फिर सर और किस में बांटा गया? पार्ट बी स्टेट। हाँ, पार्ट
बी स्टेट, फिर पार्ट सी स्टेट, पार्ट सी स्टेट, ठीक है, और फिर पार्ट डी स्टेट, पार्ट डी स्टेट, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि सर ये क्या है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। कोई बात नहीं, यहां पर सबसे पहले है पार्ट ए, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट और पार्ट डी स्टेट। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सारे क्षेत्रों को, भारत के सारे क्षेत्रों को चार भागों में बांटा गया। पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट डी स्टेट और पार्ट सी स्टेट। इन चार भागों में भारत के पूरा भारत के पास जितना भी क्षेत्रफल था, भारत के पास जो भी एरिया था, उन क्षेत्र, उन रियासतों को इन चार राज्यों में बांटा गया। पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट और पार्ट डी स्टेट, ठीक है। पार्ट ए स्टेट में उन राज्यों को रखा गया, हां समझना आप लोग, यहां पर उन क्षेत्रों को रखा गया जिन पर सीधे सीधे ब्रिटिश का अधिकार था। हां, जिन पर सीधे सीधे ब्रिटिश क्षेत्र, ब्रिटिशों का अधिकार था। ब्रिटिशों का अधिकार था का मतलब है कि अंग्रेज जब भारत में आए, अंग्रेजों ने भारत के जिन क्षेत्रों पर सीधे सीधे रूल किया, जिन क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेके रखा था, उन क्षेत्रों को पार्ट ए स्टेट में रखा गया। पार्ट बी स्टेट में उन रियासतों को रखा गया, पार्ट बी स्टेट में उन रियासतों को रखा गया जो रियासतें बड़ी थी, जिन रियासतों पर राज तो वहां के राजा कर रहे थे या वहां के सामंत वहां पर राज कर रहे थे, लेकिन उन सामंतों को नियुक्त किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। पार्ट बी स्टेट में रियासतों को रखा गया, बड़ी रियासत, बड़ी रियासतों को रखा गया जिन पर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कंट्रोल किसका है, हां, जिन पर कंट्रोल जो है वो अंग्रेजों के द्वारा ही कंट्रोल किया गया है, यहां के प्रमुख को अंग्रेजों के द्वारा ही नियुक्त किया गया है। ऐसे क्षेत्रों को पार्ट बी स्टेट में रखा गया। पार्ट सी स्टेट में छोटी रियासतों को रखा गया, छोटी रियासत, छोटी रियासतों को रखा गया जिन पर अंग्रेज जो है वो, जैसे आज के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, जैसे यूनियन टेरिटरी होती है, जैसे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एवं नागर हवेली, इस पर सेंट्रल सीधे सीधे जो है वो अपने अधिकारियों को नियुक्त करता है। वो अधिकारी केंद्र सरकार की तरफ से जाकर वहां पर शासन करता है। उसी प्रकार उस समय पर कुछ ऐसी रियासतें थी जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स जो है वो सीधे सीधे अपने उपायुक्त या उनके जो गवर्नर अवर्नर होते थे उनको ले जाकर वहां पर नियुक्त कर दिया जाता था और वो उन राज्यों को चलाते थे। जैसे उस समय पर अजमेर हुआ करती थी। ऐसी छोटी छोटी रियासतें जिनके ऊपर जो है वो अंग्रेज सीधे सीधे सेंट्रल से उनको कंट्रोल करते थे। वहां पर राजाओं के द्वारा शासन नहीं किया जाता था, यहां पर राजाओं के साथ द्वारा शासन किया जा रहा था, लेकिन इन राजाओं को नियुक्त करने का काम भी अंग्रेजों ने किया था। तो इनमें कहीं ना कहीं इनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो है वो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी डिफरेंसेस थे, इस वजह से इनको अलग अलग भागों में रखा गया था। और इसमें केवल और केवल एक यूनियन टेरिटरी थी जिसका नाम है अंडमान निकोबार, अंडमान एवं निकोबार, एवं निकोबार स्टेट 4 में पूरे भारत को इस प्रकार चार राज्यों में बांटा गया था। पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट और पार्ट डी स्टेट। इस प्रकार से चार भागों में जो है वो पूरे भारत को बांटा गया था। सर 1947 की स्थिति आप हमें बता रहे हो, लेकिन यहां तो हमें कहीं मध्य प्रदेश दिखाई दे ही नहीं रहा है, मध्य प्रदेश जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, वर्तमान में जो अभी मैंने आप लोगों को वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का ये नक्शा दिखाया है, ये नक्शा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन्हीं स्टेटों में बटा हुआ था। समझ रहे हो? ये जो मध्य प्रदेश का नक्शा मैं आप लोगों को बता रहा हूं,
इसमें से कुछ क्षेत्र जो है वो पार्ट ए स्टेट में शामिल था, इसमें से कुछ क्षेत्र जो है वो पार्ट बी स्टेट में शामिल था, इसमें से कुछ क्षेत्र जो है वो पार्ट सी स्टेट में शामिल था। पार्ट डी में तो कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि पार्ट डी में केवल और केवल अंडमान निकोबार है। तो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र पार्ट बी स्टेट में था, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र पार्ट ए स्टेट में था और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र जो है वो पार्ट सी स्टेट में शामिल था। मध्य प्रदेश बिखरा हुआ था अलग अलग भारत के अलग अलग स्टेट पार्ट में, या पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में। मध्य प्रदेश का ये जो नक्शा है ये अलग अलग जगह पर, अरे भाई हटो ना, ठीक है, अलग अलग जगह पर जो है वो ये पूरा का पूरा, पूरे के पूरे क्षेत्र जो है वो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग पार्ट में जो है वो विभाजित था। इसको हमें इकट्ठा करना है। क्या ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? यहां तक की चीजें समझ में आई। अब हमें देखना है कि आखिरकार मध्य प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र था, वर्तमान मध्य प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र था जो पार्ट ए स्टेट में है, वर्तमान मध्य प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जो पार्ट बी स्टेट में है, और वर्तमान मध्य प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है या वह कौन सा एरिया है जो पार्ट सी स्टेट में है। डी में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डी में केवल और केवल एक ही यूनियन टेरिटरी थी, एक ही क्षेत्र था जिसे हम लोग अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के रूप से जानते हैं। इतनी चीजें, यहां तक का किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है क्या आप लोगों को? आप लोग एक बार मुझे बता दो। यहां तक का किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आप लोगों को है तो वो आप लोग मुझे एक बार बता दो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अरे यार ये टेलीग्राम पर इतने सारे मैसेज क्यों आते हैं? ठीक है, बस कर दो भाई, कितनी टेस्ट सीरीज भेजोगे? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं क्या? यहां तक की चीजें क्लियर है आप लोगों को? हाँ, यहां तक की चीजें अगर आप लोगों को क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 1947 की स्थिति, अभी जो मैंने यहां पर आप लोगों को बताया, अभी जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी स्टेट के बारे में मैंने आप लोगों को अभी अभी यहां पर बताया है, अभी अभी मैंने यहां पर आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो देखो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है उसके क्षेत्र को अगर हम उस समय के पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के हिसाब से अगर हम देखें ना, तो वर्तमान में हम लोगों को कुछ इस प्रकार का परिदृश्य देखने के लिए मिलता है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है मेरे भाइयों, ये वाला जो पोर्शन है ये उस समय पर पार्ट ए स्टेट का हिस्सा हुआ करता था। आप बोलोगे सर ये तो मध्य प्रदेश का कुछ बड़ा चढ़ा सा नक्शा दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है महाकौशल, इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है आप लोगों का छत्तीसगढ़, वर्तमान का पूरा छत्तीसगढ़। इस क्षेत्र के अंतर्गत आप लोगों का महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र आते हैं, लेकिन उस समय पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ये सब कहां हुआ करते थे? उस समय पर केवल और केवल पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी हुआ करते थे। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान नक्शे में ये वाला जो एरिया है ना, देख लो यार अच्छे से, मध्य प्रदेश के वर्तमान नक्शे पर ये वाला जो एरिया है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पार्ट ए का हिस्सा हुआ करता था, पार्ट ए का क्षेत्र हुआ करता था, जिसे उस समय पर कहा जाता था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। क्या कहा जाता था मेरे भाइयों उस समय पर? नाम याद रखना है, आप समझो, नाम याद रखना है। ये दोनों क्षेत्र अलग अलग हुआ करते थे, एक तो ये सेंट्रल प्रोविंस अलग हुआ करता था और एक ये बरार हुआ करता था। बरार जो है वो 1936 में स्थापित किया गया था हैदराबाद से अलग करके, और ये लगभग 1800 के करीब जो है वो सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना की गई थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और सेंट्रल प्रोविंस और बरार वाला जो एरिया है वो ये वाला एरिया कहलाता था, जो कि पार्ट ए के अंतर्गत आता था, और इसकी राजधानी हुआ करती थी नागपुर। क्या इसकी राजधानी थी? इसकी राजधानी थी नागपुर। और इसमें रियासतों की संख्या कितनी थी? तो इसमें कहा जाता है कि इसमें जो है ना दोस्तों वो 15 रियासतें शामिल थी। कितनी रियासतें शामिल थी? 15 रियासत, 15 रियासतें
जिनके ऊपर अंग्रेजों ने सीधे सीधे कब्जा कर रखा था, जिनके ऊपर अंग्रेज जो है वो सीधे सीधे रूल किया करते थे। तो 15 रियासतों के साथ जो है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार इस समय पर पार्ट ए का हिस्सा हुआ करता था। फिर पार्ट बी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो पार्ट बी के बारे में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का ये वाला जो एरिया है, मध्य प्रदेश का वर्तमान मध्य प्रदेश का अगर नक्शा आप देखोगे तो मध्य प्रदेश का ये वाला जो एरिया है ये उस समय पर पार्ट बी का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा है ये है उस समय के पार्ट बी का हिस्सा हुआ करता था। और इसमें रियासतों की संख्या थी 25। इसमें कितनी रियासतें थी? तो इसमें थी दोस्तों 25 रियासतें। अलग अलग किताबों में अलग अलग भी मिल सकता है, लेकिन मैं यहां पर आप लोगों को ऑथेंटिक दे रहा हूं कि 25 रियासतों के साथ ये वाला जो एरिया है मध्य प्रदेश का, ये वाला उस समय पर पार्ट बी का हिस्सा हुआ करता था, जिसे हम कहते थे मध्य भारत। इसको क्या कहते थे? इसको हम कहते थे मध्य भारत। इसको हमने कह दिया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, और ये है आप लोगों का मध्य भारत। इसको हम कहते थे मध्य भारत, ये आप लोगों का कहलाता था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार इसको कहते थे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसको कहते थे मध्य भारत, जिसमें 25 रियासतें शामिल थी और इसकी राजधानी, 2 राजधानियां हुआ करती थी। एक तो है ग्वालियर हुआ करती थी शीतकालीन राजधानी, और इसकी एक और राजधानी हुआ करती थी इंदौर, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानियां हुआ करती थी। शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी, इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की राजधानी को आप लोगों को बता दिया कि इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी नागपुर। याद हो गया? ये चीजें हो गई। फिर एक और पार्ट था, हाँ समझना, एक और पार्ट था, जो पार्ट जो था वो कहलाता था विंध्य प्रदेश, जो कि पार्ट सी का हिस्सा हुआ करता था। कौन से कलर से कर दूं? पिंक अच्छा लगता है आप लोगों को? ठीक है, पिंक नहीं, मुझे ऑरेंज पसंद है। ठीक है, तो ये वाला जो है ना दोस्तों, ये वाला जो एरिया है ये कहलाता था विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश जो है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड से मिलकर बना होता है। ठीक है, विंध्य प्रदेश जो है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड से मिलकर बना है, जिसमें 38 रियासतें थी। कितनी रियासतें? 38 रियासतें। 38 रियासतें, और इन 38 रियासतों के साथ बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतें, इसके अंतर्गत एक रियासत भोपाल रियासत भी शामिल है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में हम कहते हैं कि 38 रियासतें थी, जो कि पार्ट सी का हिस्सा हुआ करती थी। और बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश कहते थे, जो विंध्य प्रदेश जो है वो पार्ट सी का हिस्सा हुआ करते थे। पार्ट सी का हिस्सा 38 रियासतें। इसका नाम भी लिख देता हूं, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसका नाम मैं लिख देता हूं विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश, और विंध्य प्रदेश जो है वो किसमें शामिल था? पार्ट शिट। ठीक है, विंध्य प्रदेश जो है दोस्तों वो पार्ट सी में शामिल था। पार्ट सी, ठीक है, पार्ट सी प्रकार के जो स्टेट थे उसमें शामिल था विंध्य प्रदेश। फिर एक बात आती है सर भोपाल स्टेट के बारे में, जो कि हम किस कलर से देखेंगे? तो जो भोपाल स्टेट है इसको हम लोग काले नहीं, इसको हम लोग ग्रीन कलर से देखेंगे। ये जो भोपाल स्टेट है ना, कहां लिख दूं? भोपाल स्टेट। ये भोपाल स्टेट भी जो है दोस्तों वो पार्ट सी का हिस्सा था। पार्ट सी के अंतर्गत ही इसको शामिल किया गया था। इसको विंध्य प्रदेश नहीं बोलोगे आप, इसको भोपाल को बोलोगे कि भोपाल जो है वो पार्ट सी का हिस्सा था। आप समझना, पार्ट सी के अंतर्गत क्या क्या था, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो तो आप लोग, पार्ट सी के अंतर्गत था विंध्य प्रदेश, विंध्य प्लस भोपाल। ठीक है, विंध्य प्लस भोपाल जो है वो पार्ट सी के अंतर्गत था। पार्ट बी के अंतर्गत क्या था? पार्ट बी कहां है? हाँ, पार्ट बी के अंतर्गत क्या था?
पार्ट बी के अंतर्गत था मध्य भारत की 25 रियासतें, जिसमें इंदौर ग्वालियर के साथ साथ और भी रियासतें जैसे देवास रियासत, अन्य रियासतें यहां पर शामिल थी। पार्ट कहां गया भाई, हाँ पार्ट ए यहां पर लिख देता हूं। पार्ट ए के अंतर्गत क्या था, पार्ट ए स्टेट के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो पार्ट ए स्टेट के अंतर्गत है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की 15 रियासतें, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की 15 रियासतें। इस प्रकार से उस समय पर कोई मध्य प्रदेश नहीं था। 1947 की अगर आप स्थिति देखोगे तो उस समय पर किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश आपको देखने के लिए नहीं मिलता। उस समय पर आप बोलते सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार एक क्षेत्र हुआ करता था जो कि पार्ट ए के अंतर्गत आता था। मध्य भारत नाम का एक क्षेत्र हुआ करता था जो पार्ट बी के अंतर्गत आता था। आप कहोगे विंध्य प्रदेश नाम का एक क्षेत्र हुआ करता था जिसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतें थी, 38 रियासतें, जो कि पार्ट सी के अंतर्गत आता था। भोपाल जो है, भोपाल नाम का एक राज्य हुआ करता था जो कि पार्ट सी के अंतर्गत शामिल था। उस समय पर मध्य प्रदेश एकीकृत नहीं था, मध्य प्रदेश इस प्रकार से बिखरा हुआ था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें यहां पर समझ में आ रही होगी। क्या ये चीजें क्लियर है? इस मैप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आप लोगों को है तो आप अभी पूछिए। अभी मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें जो है वो समझाने का प्रयास करूंगा। अभी आप लोगों के डाउट यहीं पर क्लियर करने का प्रयास करूंगा, वरना हम लोग एक बार आगे बढ़ गए तो फिर आप लोगों को पता है हमारी गाड़ी वापस नहीं आती है। क्या इस चीज में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आप लोगों को है तो आप लोग मुझे बताइए, वरना फिर आगे बढ़ें। चलो भाई फटाफट फटाफट बताओ कि क्या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आप लोगों को आ रही है? क्या इसमें किसी भी प्रकार का, इस मैप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे जरूर बताइए, वरना हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे, अगली चीजों की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये चीजें, हमारा जो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये मध्य प्रदेश अपनी वर्तमान की स्थिति में किस प्रकार से आया, तो पहले मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार का हुआ करता था। इसमें कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में हम लोगों ने बदलाव किए होंगे, या कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में हम लोग बदलाव करेंगे, जो अभी हम लोग आगे देखेंगे। और उसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपनी वर्तमान स्थिति में किस प्रकार से आए हैं। तो ये चीजें आप लोगों को, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ओके, चलो भाई, चलो तो एक एक एरिया को हम लोग फिर से अच्छे से समझेंगे। एक एक एरिया को, सबसे पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाले एरिया को हम लोग समझेंगे, या वो क्षेत्र जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार या वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य के रूप में अभी हम लोगों को देखने के लिए यहां पर मिल रहा है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में सबसे बड़ा जो क्षेत्र था वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला एरिया था। इसके बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। कहा जाता है कि ये वाला पार्ट ए के अंतर्गत ये वाला जो एरिया था, इसे हम लोग सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जानते थे, जिसका गठन, जिसमें से सेंट्रल प्रोविंस का गठन जो है, सेंट्रल प्रोविंस का गठन जो है वो 1861, 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस का जो है वो गठन कर लिया गया था। और बरार की स्थापना जो है वो हैदराबाद से अलग करके 1936 में बरार का गठन हुआ। सेंट्रल प्रोविंस अलग एरिया है, बरार अलग एरिया है, इसको आप अपने दिमाग में बिठाकर रख लीजिएगा। और पार्ट ए में जो ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है, पार्ट ए में जो ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है नागपुर। जब पहली बार इलेक्शन हुए थे तो इस वाले सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के मुख्यमंत्री के रूप में किसको बनाया गया था? पंडित रविशंकर शुक्ल को इस सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। ये पहले मुख्यमंत्री यहां पर बनकर आए थे। यही पंडित रविशंकर शुक्ल 1956 में, 1 नवंबर 1956 को फिर से मध्य प्रदेश जब फिर से एक बार बनेगा तो ये पहले मुख्यमंत्री के रूप में आप लोगों के सामने आएंगे। तो याद रखिएगा, आप लोगों से ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जिनका नाम पंडित रविशंकर शुक्ल है,
1956 से पहले, मध्य प्रदेश के गठन से पहले वो किस क्षेत्र के मुख्यमंत्री के रूप में उनको चुना गया था, तब आप लोगों को नाम याद रखना पड़ेगा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। अगर आप लोगों को याद नहीं आएगा, एक क्वेश्चन आप लोग गलत करके आ जाओगे। ठीक है, देखो इस पूरे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताई थी कि पूरी पूरी 15 रियासतें इसके अंतर्गत शामिल थी। इन 15 रियासतों में से एकमात्र रियासत है जो वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में शामिल है, वो रियासत है दोस्तों मकड़ई। नाम याद रखना, मकड़ई रियासत। हां, मकड़ई, मकड़ई रियासत। बाकी सारी रियासतें या तो छत्तीसगढ़ में चले गई है या तो वो रियासतें महाराष्ट्र में चले गई है। इन 15 रियासतों में से एकमात्र रियासत है मकड़ई रियासत, जो वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में शामिल है, और ये रियासत हरदा वाले एरिया को कहा जाता है मकड़ई रियासत। हरदा वाले क्षेत्र के अंतर्गत ही ये मकड़ई रियासत आती है। तो आप लोगों को याद रखना है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की एकमात्र रियासत जो वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में शामिल है, उसका नाम है मकड़ई रियासत। तो ये मैप आप लोगों को समझ में आया कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहां पर है। ये आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो अब आप लोगों को चीजें जो है वो क्लियर होगी, क्योंकि अगर बिना मैप के इन चीजों को अगर आप लोग समझने का प्रयास करोगे तो फिर दिक्कत हो जानी है बहुत बड़ी, है ना। फिर बहुत बड़ी दिक्कतें जो है वो आप लोगों को होने वाली है। मैप के थ्रू अगर चीजें समझोगे तो सारी की सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी। कुछ कुछ रियासतें देख लो, जो 15 रियासतें मैंने आप लोगों को बताई, उन रियासतों में जसपुर है, विदर्भ है जो नागपुर में है, मकड़ई हरदा मैंने आप लोगों को बताया वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। एक रियासत हुआ करती थी सरगुजा जो छत्तीसगढ़ में जा चुकी है, कछार छत्तीसगढ़ में जा चुकी है। कवर्धा को लेकर आप कहोगे कि ये महाराष्ट्र में है, लेकिन याद रखना कवर्धा जो है वो छत्तीसगढ़ में है। खैरगढ़ छत्तीसगढ़ में जा चुकी है, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में जा चुकी है, कोरिया छत्तीसगढ़ में जा चुकी है, बस्तर और सारंगढ़ ये सारी की सारी रियासतें जो है वो छत्तीसगढ़ में जा चुकी है। मध्य प्रदेश में केवल एक रियासत बची है जिसका नाम है मकड़ई रियासत। मकराई नहीं, मकड़ई। गलत कुछ कुछ टाइप हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन सही कर लेंगे। ठीक है, मकड़ाई रियासत, ठीक है, मकड़ाई रियासत मध्य प्रदेश में वर्तमान में भी हरदा वाले क्षेत्र में शामिल है। ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। देखो सारी की सारी रियासतों का नाम याद नहीं रखना है, लेकिन जो मध्य प्रदेश में शामिल है उन रियासतों का नाम तो आप लोगों को याद रखना ही रखना पड़ेगा। आगे अगर हम लोग बड़े पार्ट बी स्टेट की बारे में बात करें तो पार्ट बी स्टेट के अंतर्गत शामिल था मध्य भारत प्रांत, और मध्य भारत प्रांत के अंतर्गत वैसे तो 25 रियासतें थी, कहीं कहीं पर 22 रियासतें देखने के लिए मिलता है। जैसे मैं बताऊं, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, भारत जब आजाद हुआ उसके बाद की टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार जैसे मैंने अभी बताया कि विंध्य प्रदेश में 38 है, तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि 35 रियासत है। जैसे मैंने आप लोगों को 20 स्टेट में बता रहा हूं 25 रियासत, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है 22 रियासत है। फिर जैसे मैंने आप लोगों को बताया वहां पर 15 रियासतें थी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में, तो वो कहता है सिर्फ 14 रियासतें थी। तो वो भी हम लोग कंपेयर कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को 25 रियासतें याद रखनी है। 25 में से 22 रियासतों के ऊपर जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जो है वो सिग्नेचर करके उनको शामिल, भारत में शामिल करके मध्य भारत राज्य में जो है वो शामिल कराया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अप्रैल 1948 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर राज्य की स्थापना भी कर दी थी। 16 राज्यों में इसको विभाजित किया गया था और इस पूरे क्षेत्र को 16 जिलों में विभाजित किया था। इस पूरे क्षेत्र को 16 जिलों में विभाजित किया गया था। जो क्षेत्र आप लोग यहां पर देख रहे हो इसको कहा जाता है मध्य भारत प्रांत या मध्य भारत राज्य। ये 16 जिलों में विभाजित हुआ करता था। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कभी, लेकिन बस आपको याद रखना है कि लगभग 25 रियासतें इसमें हुआ करती थी। इसकी राजधानी एक तो ग्वालियर थी और दूसरी राजधानी इसकी इंदौर हुआ करती थी। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानियां इसकी अलग अलग हुआ करती थी। ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को फिर से बता दी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। समय भी लिखा हुआ था, 6.5 महीने के लिए वो और 5.5 महीने के लिए इंदौर हुआ करती थी। 28 मई 1948 को मध्य भारत का गठन किया गया। राज्य प्रमुख के रूप में ग्वालियर के जो शासक थे जिनका नाम था माधवराव सिंधिया, उनको राज्य प्रमुख बनाया गया और इंदौर के जो शासक थे यशवंतराव होलकर, उनको उप प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा, ग्वालियर के जो शासक थे उनको राज्य के प्रमुख माधवराव सिंधिया को बनाया गया और इंदौर के जो होलकर हुआ करते थे
उनमें थे यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर को उपराज्य प्रमुख बनाया गया था और उस समय पर ये वाला जो मध्य भारत है इसको मध्य भारत भी कहा जाता था और इसी को यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर एंड इंदौर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप लोगों से कभी पूछा जाए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंदौर एंड ग्वालियर का गठन कब किया गया, तब आप लोगों को बताना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंदौर एंड ग्वालियर का गठन किया गया था 28 मई 1948 को। इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगर बार बार पूछे जाते हैं तो हमसे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बताओ। अरे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए मेरे भाइयों, चलो फटाफट बताओ भाई, आगे बढ़े। ये हो गया चलो ये हो गया। पहले मुख्यमंत्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर के शासक तो ये बन गए, लेकिन पहले मुख्यमंत्री जो है वो लीलाधर जोशी जी को बनाया गया। ये सब पूछा जाता है, बार बार एमपीपीएससी में प्रश्न आए हुए हैं कि मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी, याद रखना। और तखतमल जैन जी का नाम उप मुख्यमंत्री के रूप में, तखतमल जैन जी का नाम आप लोगों को याद रखना है। दो नाम माधवराव सिंधिया और यशवंतराव होलकर आप लोगों को याद रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों ने बोलचाल में भी इनका नाम सुना ही होगा, तो वो आपको याद रहेगा। लेकिन मध्य भारत के मुख्यमंत्री के बारे में बात आएगी तो लीलाधर जोशी। आप सोचना कि इन यशवंतराव होलकर और माधवराव सिंधिया को अगर संभालना है तो जोश से काम लेना पड़ेगा, लीलाधर जोशी और तखतमल जैन, तखत पर बैठकर लीलाधर जोशी। ये आप चीजें आप लोगों को जो है वो याद रखने की है। क्या ये चीजें क्लियर है आप लोगों को? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, चलो भाई नमस्ते, सभी को नमस्ते। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। चलो ये हो गया। इसके बाद इसमें कुछ कुछ रियासतें थी, जैसे इंदौर रियासत थी, ठीक है, सिंधिया रियासत थी, देवास रियासत थी। देवास की दो रियासत थी, एक देवास सीनियर, देवास जूनियर। बड़वानी रियासत थी, भूमिया रियासत थी, जावरा ये वहीं देवास के आसपास, पिपलौदा भी मिलेगा, जावरा भी मिलेगा। राजगढ़ रियासत भोपाल के पास, काठीवाड़ा रियासत, रतलाम, धार, अलीराजपुर रियासत, सीतामऊ रियासत, मध्य भारत रियासत और मोहम्मदगढ़ रियासत। ये कुछ रियासतें थी। जो रियासतें मैंने आप लोगों को 25 बताई ना, उसमें से कुछ प्रमुख रियासतें मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, ये सारी की सारी रियासतें जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस वाले क्षेत्र में थी, इस वाले क्षेत्र में रह रही थी। उनको एक साथ मिलाकर जो है वो मध्य भारत या यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंदौर का गठन जो है वो कर दिया गया 1948 में। 28 मई 1948 में इसका जो है वो इस प्रकार से गठन कर दिया गया। ये चीजें आप लोगों को समझ में आया तो पार्ट सी समझ लो। बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं। पार्ट सी के अंतर्गत क्या क्या आने वाला है, तो पार्ट सी के अंतर्गत आने वाला है विंध्य प्रदेश और भोपाल। विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। कर्नल डी मैकमैन, इस नाम को आप लोगों को याद रखना है। कर्नल डी मैकमैन की उपस्थिति में रीवा और नागौद को शामिल किया गया। ठीक है, मार्च 1948 में रीवा और नागौद ने इस पर हस्ताक्षर किए। अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन, मतलब विंध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। ठीक है, बुंदेलखंड बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर, बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। कब किया है? 1948, अप्रैल 1948 को गठन कर दिया गया। कर्नल डी मैकमेन ने किया, रीवा और नागौद को शामिल किया। ठीक है, मार्च में वो काम हुआ, अप्रैल में ये काम हुआ और प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसको दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया, बुंदेलखंड और बघेलखंड। बुंदेलखंड बघेलखंड में किसी को दिक्कत है क्या? विंध्य प्रदेश की राजधानी, विंध्य प्रदेश की राजधानी बता रहे हैं ना, विंध्य प्रदेश की राजधानी अभी वर्तमान, मतलब उस समय पर जो थी वो रीवा थी, लेकिन शुरू में विंध्य प्रदेश की राजधानी दो डिसाइड की गई थी, एक तो नागौद और एक रीवा, नागौद और रीवा। लेकिन बाद में अंतिम निर्णय पर जब पहुंचे तो अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले नागौद के लिए लोगों ने नागौद को कैंसिल कर दिया। नागौद को बोला कि नागौद को राजधानी मत बनाओ, विंध्य प्रदेश की राजधानी केवल और केवल जो है वो रीवा को बनाओ। ठीक है, तो विंध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो रीवा को बनाया गया, ये आप लोगों को याद रखना है।
और इसके राज्य प्रमुख के रूप में यहाँ के महाराजा मार्तंड सिंह को राज्य प्रमुख नियुक्त किया गया। जब यहाँ पर चुनाव हुए तो पहली बार शंभुनाथ शुक्ल जी यहाँ के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। याद रखना इनका नाम शंभुनाथ शुक्ल, ये यहाँ के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए 1952 में पहले चुनाव में। फिर रीवा नागौद दो राजधानी थी, बाद में रीवा को ही माना गया और नागौद को राजधानी नहीं बनाया गया, आप लोगों को पता है। 1956 में ये विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। किसी प्रकार की कोई समस्या यहां पर नहीं होने वाली है। इसमें भी कुछ रियासतें हुआ करती थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताई कि 38 रियासतें थी विंध्य प्रदेश में, 38 रियासतें थी। तो कुछ रीवा, पन्ना, ओरछा, समरथ, दतिया, भसौदा, मैयर, अजयगढ़, नौगांव और सरीला, कोठी, बिजावर, गरोली, छतरपुर, ये सब कुछ जो है वो रियासतें हुआ करती थी, जो इस वाले क्षेत्र में छोटी छोटी रियासतें अपने आप में अस्तित्व में थी। और समय के साथ वो जो है वो विंध्य प्रदेश में शामिल हुई और बाद में भारत में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश का हिस्सा बन चुकी है। ये चीजें समझ में आई। ये सारी की सारी रियासतें आज भी मध्य प्रदेश में हैं, याद रखना, याद रख लेना, ये सारी की सारी रियासतें आज भी मेरे भाई मध्य प्रदेश में हैं, आज भी मध्य प्रदेश में है ये सारी की सारी रियासतें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आखिरी राज्य पढ़ते हैं भोपाल राज्य, जो कि पार्ट सी के अंतर्गत है, स्वतंत्र राज्य था पार्ट सी के अंतर्गत भोपाल। और भोपाल के उस समय पर नवाब हुआ करते थे हमीदुल्ला खान। हमीदुल्ला खान ने भारत के साथ विलय किया। कब किया? जून 1949 में, प्रजामंडल आंदोलन के दबाव में 1949 जून में इन्होंने शामिल किया और एबी बेंजामिन को यहां का मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया था। मुख्य आयुक्त एबी बेंजामिन। प्रश्न क्या पूछे जाते हैं मैं आप लोगों को बताता हूं। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में भोपाल राज्य का विलय किस आंदोलन के दबाव में किया गया? प्रजामंडल आंदोलन। भारत में भोपाल का विलय जो है वो किस तारीख को किया गया? यह प्रश्न पूछा जाएगा, जून 1949। फिर आपसे पूछा जाएगा जब भोपाल का भारत में विलय किया गया या भोपाल राज्य को पार्ट सी के अंतर्गत मिलाया गया तो उस समय पर भोपाल के नवाब कौन थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया? नवाब हमीदुल्ला खान। पूछा जाता है कि भोपाल को जब भारत में विलय कराया गया तो भोपाल राज्य को उस समय के किस पार्ट में शामिल किया गया? तो पार्ट सी में शामिल किया गया और स्वतंत्र रूप से उनको दिया गया। ये रहा आप लोगों का भोपाल राज्य। ठीक है, जहां से कितना बड़ा सौभाग्य है, अगर भोपाल भारत में नहीं होता तो आज मैं आप लोगों की क्लासेस नहीं ले पा रहा होता, क्योंकि मैं तो भोपाल से क्लासेस ले रहा हूं आप लोगों की, तो भोपाल में ही रह रहा हूं, इसी भोपाल की कहानी आप लोगों को बता रहा हूं मेरे भाइयों। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह कहानी समझ में आई होगी। प्रजामंडल आंदोलन, नवाब हमीदुल्ला खान, जून 1949 और एबी बेंजामिन को पहला जो है वो यहां का मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया था। 1952 में इलेक्शन हुए और शंकर दयाल शर्मा भोपाल के पहले मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। यही शंकर दयाल शर्मा आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बनेंगे। प्रश्न पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, भारत के राष्ट्रपति भी बनेंगे, भारत के राष्ट्रपति भी बनेंगे आगे चलकर। आपसे पूछा जाएगा शंकर दयाल शर्मा जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति बनने से पहले मध्य प्रदेश के किस राज्य या मध्य प्रदेश के किस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे? तब आप लोगों को बताना पड़ेगा कि भोपाल राज्य पार्ट सी के अंतर्गत भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री 1952 में कौन बने थे? चलो बताओ, कौन बने थे भाई? समझ में आ रहा है? शंकर दयाल शर्मा। इस प्रकार से फैक्ट हम लोगों को याद रखना पड़ेगा सारे के सारे। अब ये सारे राज्यों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बताओ, वरना गड़बड़ हो जाएगी अब, क्योंकि तहलका मचने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो जल्दी बताओ।
चलो भाई आगे बढ़े। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ सर? अरे आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे। शंकर दयाल शर्मा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे लोगों को समझ में आ रही है चीजें, ठीक है, सारे लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आ रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़े। आगे बढ़ जाते हैं। क्या होता है ये, इसकी कुछ कुछ तहसीलें हैं। उस समय पर जो भोपाल राज्य था, भोपाल में कुछ कुछ तहसीलें थी। भोपाल, रायसेन, इछावर, बैरसिया, बुधनी, गैरतगंज, सिलवानी, बैरागढ़, उदयपुरा, बरेली, गौहरगंज, नसरुल्लागंज, आष्टा और सीहोर, ये सब कुछ तहसीलें उस समय पर भोपाल राज्य में हुआ करती थी। तो ये सब आप लोग याद रख लेना, सारी की सारी चीजें। मुझे कुछ आप लोगों को नहीं बताना, मुझे बस आप लोगों को कुछ डेटा बताना है। जैसे 1956 से पहले, 1956 में, 1956 से पहले जब ये अलग अलग राज्य बने, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बना, मध्य भारत प्रदेश बना, भोपाल प्रदेश बना, विंध्य प्रदेश बना, जो कि ये दोनों तो पार्ट सी में थे, ये दोनों तो पार्ट सी में थे, मध्य भारत पार्ट बी में था, और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो है वो पार्ट ए में शामिल हुआ करता था। तो इनके पास अपनी कितनी कितनी विधानसभा की सीटें हुआ करती थी? तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के पास 150 सीट हुआ करती थी, मध्य भारत के पास 99 सीटें हुआ करती थी, विंध्य प्रदेश के पास, भोपाल स्टेट के पास 30 और विंध्य प्रदेश के पास 60 सीटें हुआ करती थी। ये सीटें आप लोगों से कई बार पूछा जाएगा। 1956 से पहले या मध्य प्रदेश के गठन से पहले भोपाल राज्य के पास कितनी विधानसभा सीटें हुआ करती थी? तब आपको बताना पड़ेगा 30। मध्य प्रदेश के गठन से पहले विंध्य प्रदेश के पास कितनी विधानसभा की सीटें थी? तो 60। मध्य प्रदेश के गठन से पहले मध्य भारत के पास कितनी विधानसभा की सीट थी? तो 99। और मध्य प्रदेश के गठन से पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के पास कितनी विधानसभा की सीटें थी? तो 150। ये कुछ कुछ प्रश्न आप लोगों से सीधे सीधे रूप में जो है वो पूछा जाएगा, जो कि एक रूप में फैक्ट है। कुल मिलाकर सीटों की संख्या 339, कुल मिलाकर सीटों की संख्या 339। अब देखो, अब मैं आप लोगों को कहानियां बताता हूं, अब मैं आप लोगों को कहानियां बताता हूं। क्या कहानियां बताऊंगा? कहानियां आप लोगों को बताता हूं मेरे भाई, कि अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो हिस्ट्री जब भी आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूरे इतिहास में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग अंग्रेजों के समय से चलते आ रही थी। और जब अंग्रेजों के समय पर भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग लोग कर रहे थे, तो उस समय पर कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों का बहुत ज्यादा समर्थन किया था कि हां, राज्यों का गठन जो है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए, एक भाषा बोलने वालों लोगों के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए। ऐसा कांग्रेस ने भी आजादी से पहले कहा था। 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ, और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने के बाद इस देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री बनने के साथ ही इस देश का एकीकरण करने की जिम्मेदारी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कंधे पर आई। देश को एकीकृत कर भी रहे थे, लेकिन एकीकरण करने के साथ साथ ही एक मांग और उठकर सामने आ रही थी, जिस मांग का नाम था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जो है वो भारत के हर कोने कोने से उठकर आ रही थी। तो उसके लिए कुछ न कुछ समितियां बनानी ही होती है। राज्यों का पुनर्गठन के संबंध में हिस्ट्री में हम अलग से टॉपिक पढ़ते हैं, मैं यहां उतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को हल्का फुल्का बता दे रहा हूं। जेवीपी कमेटी बनती है, ठीक है। जेवीपी कमेटी भी जो है वो राज्यों के पुनर्गठन को भाषा के आधार पर करने से मना कर देती है। फिर एक व्यक्ति थे श्री पोट्टी श्री रामालू, वो आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे तेलुगु भाषा के आधार पर, मद्रास प्रांत से अलग करके वो अपना एक अलग आंध्र प्रदेश चाह रहे थे। उसके लिए वो अनशन पर बैठते हैं। 52 दिनों के अनशन के बाद उनकी मृत्यु होती है, और उनकी मृत्यु होने के बाद इस देश की हालत बहुत ज्यादा दंगाग्रस्त हो जाती है। वहां के लोग जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को उनकी बात माननी पड़ती है। और अक्टूबर 1953 को, ठीक है, 1953 में जो है वो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहले राज्य के रूप में गठित कर दिया जाता है। मद्रास से अलग किया, तेलुगु भाषा के आधार पर गठित किया,
और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन जाता है। उसके बाद भारत में और अलग अलग जगह पर जो है वो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी, तो केंद्र सरकार को फिर एक्शन लेना पड़ा और केंद्र सरकार को यह समझ में आ गया कि जिस प्रकार से हमने इन राज्यों को क्लासिफाइड किया है, जिस प्रकार से हमने इन राज्यों को बांटा है पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट और पार्ट सी स्टेट में और पार्ट डी स्टेट में, इस तरह से तो काम ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। तो हमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से कुछ न कुछ रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, भारत को अलग अलग राज्यों में बांटना पड़ेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। राज्य पुनर्गठन आयोग, समझना, नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की बात अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूं तो इसका काम क्या है? राज्यों का पुनर्गठन करना। वर्तमान में जो राज्य है उनका फिर से अलग अलग प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनको अलग अलग करके उनका पुनर्गठन करना। तो उस आयोग का नाम ही दिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग। इस पुनर्गठन आयोग में या इस राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य हुआ करते थे, फजल अली, के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। फजल अली, के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, इन तीनों में से फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे। इसी वजह से कई बार इस आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब इस फजल अली आयोग ने अनुशंसा करी, समझना, मैं अभी आप लोगों को कहानी बता रहा हूं। फजल अली आयोग ने अनुशंसा करी कि इस देश में क्या होना चाहिए भाई? इस देश में 16 राज्य, क्या होना चाहिए? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? लेकिन यह हुआ कि इनकी अनुशंसा में कुछ बदलाव करके केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया। कब किया गया 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन? 1 नवंबर 1956 को। अब 1 नवंबर 1956 को जिन राज्यों का गठन किया गया, जिन केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया, उसमें से एक हमारा मध्य प्रदेश भी था। तो फाइनली मध्य प्रदेश नाम जो है वो पहली बार 1956 में, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश के नाम से आया और 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की अनुशंसा के बाद मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। अभी देखो, ये एक नजर में सारी की सारी चीजें आप लोग देख लेना। देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भी बता देता हूं मैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है, इसको समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि यहां पर 14 रियासतें थी। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि यहां पर केवल और केवल 22 रियासतें थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी 1951 में, वो कहती है कि यहां पर केवल और केवल 35 रियासतें थी। तो ये नंबर अगर कई बार प्रश्न में आता है कि मध्य भारत में कितनी रियासतें थी और 25 ऑप्शन में ना मिले तो 22 लगा देना, 25 ऑप्शन में ना रहे तो 22 में लगा देना। कई बार अगर प्रश्न आए कि विंध्य प्रदेश या सेंट्रल विंध्य प्रदेश में कितनी रियासतें थी, कई बार अगर आप लोगों से आए कि विंध्य प्रदेश में कितनी रियासतें थी, तो विंध्य प्रदेश में अगर 38 ऑप्शन में ना दिखे तो 35 लगा देना। कई बार अगर आए कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में कितनी रियासतें थी, अगर 15 ऑप्शन में ना दिखे तो 14 लगा देना। हमें प्रश्न छोड़कर नहीं आना है मेरे भाई, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। पहली प्रायोरिटी ये है, पहली प्रायोरिटी ये है, अगर ये ऑप्शन में ना दिखे तो तब हम ये लगाएंगे। समझ में आ रही है चीजें? पहली प्रायोरिटी क्या है और दूसरी प्रायोरिटी क्या है, ये समझ लेना। ये एक क्विक रिवीजन है, इसको आप समझ लेना, फटाफट याद कर लेना। ये 1956 की स्थिति मैंने आप लोगों को बता दी कि फजल अली आयोग 1953 में इसका गठन किया, 1 नवंबर 1956 में इसकी सिफारिशों को लागू किया गया और इसकी सिफारिशों के बाद पार्ट ए, जो भारत पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में विभाजित था, उस भारत को अलग अलग राज्यों में, इस भारत को अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया गया। अब पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी की
29 रियासत, 29 नहीं 79 रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया, या मध्य प्रदेश को उसको मिलाया गया, या हम कह सकते हैं कि महाकौशल, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश तीनों को मिलाकर नया राज्य जो है वो बना दिया गया। ये सब याद मत रखना, ये सब याद मत रखना, मैं आप लोगों को जो चीजें बता रहा हूं वो याद रखना। ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर संसद से एक बिल पास हुआ, जिस बिल का नाम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9, ये एमपीपीएससी में प्रश्न आ चुका है कि किस धारा के तहत मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तो इसकी धारा 9 के तहत मध्य प्रदेश का गठन किया गया। और ये जो एरिया इस समय पर हम लोगों को दिख रहा है मध्य भारत, ये जो एरिया इस समय पर हम लोगों को दिख रहा है भोपाल स्टेट, ये जो क्षेत्र दिख रहा है विंध्य प्रदेश, ये जो क्षेत्र दिख रहा है सेंट्रल प्रोविंस, इनकी 79 रियासतें, या मैं कहूं कि इन सारे क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों को लेकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश का गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को, और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश जो है वो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिला। मध्य प्रदेश जो है वो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिला। अब मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिला, अरे हाँ, मध्य प्रदेश जो है वो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिला। तो मध्य प्रदेश जब इस प्रकार से देखने के लिए मिला, तो इसमें से कुछ क्षेत्र, तो सर ये वाला क्षेत्र तो आपने छोड़ दिया, तो ये क्षेत्र कौन सा है? यहां से कुछ क्षेत्र छूटा होगा, तो वो क्षेत्र कौन सा है? लेकिन जब 1 नवंबर, हाँ 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश समझना, अरे यार रुक जाओ, यहां पे समझो, ऐसा ये था 1947 में। ये था 1947 को। 1947 से 1956 तक की स्थिति में, 1956 तक की स्थिति में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी? तो मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था। मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र थे वो कुछ इस प्रकार से बिखरे हुए थे। ठीक है सर, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र जो है वो इस प्रकार से बिखरे हुए थे। मध्य प्रदेश नहीं था। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग की अनुशंसा को सुना गया, फजल अली आयोग की अनुशंसा को सुना गया, तो 1 नवंबर 1956, हाँ 1 नवंबर 1956 समझना, 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर सन 2000 तक, 1 नवंबर सन 2000 तक हमारा मध्य प्रदेश इस प्रकार का दिखाई देगा आप लोगों को। हमारा मध्य प्रदेश इस प्रकार का दिखाई देगा। अब आप बोलोगे वर्तमान में ऐसा तो नहीं दिखता है मध्य प्रदेश, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ इसमें जुड़ा हुआ है। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? ये देख लो, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ इसमें जुड़ा हुआ है मेरे भाई। तो 1 नवंबर, हाँ 1947 से लेकर 1956 तक, 1947 से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था जो इस नक्शे में है। लेकिन 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तो 1 नवंबर 1956 से लेकर 1 नवंबर सन 2000 तक हमारा जो मध्य प्रदेश है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें भाई? तो सबसे पहली जो चेंजेस आएंगे, देखो नक्शा मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तो मध्य प्रदेश को मिले अपने 43 जिले। क्या मिले दोस्तों? 43 जिले मिले, 7 संभाग मिले, 7 संभाग मिले। ये 7 संभाग कौन कौन से थे? ये 7 संभाग कौन कौन से थे? तो एक था भोपाल, याद रखना, ये सब याद करना पड़ेगा। भोपाल, एक था ग्वालियर, ग्वालियर, एक था जबलपुर, जबलपुर, एक था रीवा, रीवा, और रायपुर, रायपुर,
बिलासपुर, बिलासपुर, एक कौन सा छूट रहा है भाई मेरे? जबलपुर, 4 सिटी, इंदौर, ठीक है, 5 ये और 2 ये रायपुर और बिलासपुर, ये जो है ये 7 संभाग 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में थे और 43 जिले थे। ये डेटा ना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब जब मैं नए जिले और नए संभाग का गठन बताऊंगा तब तब बताऊंगा कि कहां पर कौन सा। हाँ, अब देखो यहां पर मैंने चीजें आप लोगों को बता दी। और सर ये दोनों आ जाए, बताया तो, अगर ये दोनों आ जाए तो पहली प्रायोरिटीज मैंने तो आप लोगों को बताई कि पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। आप लोगों की पहली प्रायोरिटी जो मैंने बताई है, दूसरी प्रायोरिटी टाइम्स ऑफ इंडिया वाली। समझ में आ गई चीजें? क्या ये चीजें क्लियर है? ठीक है, तो इस समय पर जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को, तो मध्य प्रदेश के पास 7 संभाग थे, 43 जिले थे। इन 7 संभागों के नाम आप लोग याद रख लो। 7 संभागों का नाम है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के साथ रीवा, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, फिर बिलासपुर और रायपुर, रायपुर बिलासपुर, ये 2, ऐसे 7 संभाग हुआ करते थे और 43 जिले उस समय पर मध्य प्रदेश का हुआ करता था। जो फजल अली आयोग था ना, फजल अली आयोग जो था ना, अब इस हिसाब से यहां पर देखो कहां है भाई नक्शा हमारा। हाँ, इस हिसाब से फजल अली आयोग ने पूरे क्षेत्र को देखकर, फजल अली आयोग ने, ये मध्य प्रदेश है मान के चलो, अरे छोड़ो हमारे नक्शे पे आ जाते हैं ना। हाँ, इस नक्शे को देखो, इस वाले नक्शे को देखो, तो 1 नवंबर 1956 में फजल अली आयोग ने कहा था कि यहां पर जो जबलपुर है ना, इस जबलपुर को राजधानी बनाना चाहिए। इस जबलपुर को, इस जबलपुर को राजधानी बनाना चाहिए। फजल अली आयोग ने यह कहा था कि इस जबलपुर को राजधानी बनाओ ताकि यहां वाले जिलों को भी पास पड़े राजधानी, यहां के क्षेत्र को भी पास पड़े और इधर के क्षेत्रों को भी थोड़ा बहुत जो है वो पास ही पड़े। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर भोपाल को जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। भोपाल को जो है वो मध्य प्रदेश को राजधानी बनाया गया। ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, ये चीजें अगर आप लोगों को क्लियर है तो अब देखो, अब देखो मध्य प्रदेश से, ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वो कर दिया गया सारी की सारी चीजें। अब हम यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया, समझना, ठीक है? अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? ठीक है, ये मध्य प्रदेश का गठन जो है वो कुछ इस प्रकार से हो गया। अगर मध्य प्रदेश का गठन कुछ इस प्रकार से हो गया है तो इस वाले क्षेत्र में से कुछ बदलाव तो किया होगा ना। कुछ क्षेत्रों को हम लोगों ने महाराष्ट्र को दे दिया होगा, कुछ क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश को दे दिया होगा, कुछ क्षेत्रों को राजस्थान को दे दिया होगा, कुछ तो बदलाव हम लोगों ने किया होगा। तो वही बदलाव हम लोगों को देखना है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पार्ट ए, जिसे हम सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार कहते हैं, सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार के 8 जिलों को हम लोगों ने उस समय के महाराष्ट्र राज्य को या उस समय के बंबई राज्य को दे दिए। ये 8 जिलों के बारे में बार बार आपसे पूछा जाता है, तो उनका नाम आपको याद रखना है। अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाल, नागपुर और वर्धा। कितने हो गए? अकोला, अमरावती याद रखना, भंडारा, बुल्ढाना याद रखना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा याद रखना। इन 8 जिलों को हम लोगों ने वहां पर दे दिया गया। ठीक है, चांदा भी है, याद रखना, चांदा, चांदा। ठीक है, ये 8 हो गए। यहां पर अगर आप देखोगे नक्शे में तो ये रहा बुल्ढाना, ये रहा अकोला, यवतमाल, अमरावती, वर्धा, चांदा और भंडारा, भंडारा 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 और वर्धा। ये रहा वर्धा। ये वाले क्षेत्र में थे 8 जिले। इन 8 जिलों को हमने उस समय का जो बंबई राज्य था उसको दे दिया और बाकी के पूरे क्षेत्र को हमने मध्य प्रदेश में मिला लिया। या राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि इन 8 जिलों को, यहां के जो ये 8 जिले हैं, इन 8 जिलों को बॉम्बे स्टेट को दे दो, बाकी को मध्य प्रदेश में शामिल कर लो। उनकी अनुशंसा के हिसाब से ये 8 जो अमरावती, अकोला, यवतमाल, अमरावती, अकोला,
यवतमाल, भंडारा, बुल्ढाना, नागपुर, वर्धा, चांदा, ये 8 जिले जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र को दे दिए गए या उस समय के बंबई को दे दिया गया, और बंबई को देने के बाद बचे हुए पूरे क्षेत्र को हमने मध्य प्रदेश में मिला लिया। तो पार्ट ए से हमारे 8 जिले गए। ठीक है, ये जो क्षेत्र मैंने आप लोगों को बताया, यहां पर 8 जिले थे, 8 जिले थे जो कहां गए, ये चले गए बंबई चले गए। ठीक है, ये 8 जिले थे, ये बंबई चले गए, बाकी सबको मध्य प्रदेश में हमने शामिल कर लिया। हाँ, फिर हमने पार्ट बी में कुछ चेंज किया। पार्ट बी में राजस्थान के यहां पर एक क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम था सिरोंज। ये पहले राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता था, तो राजस्थान से सिरोंज को ले लिया हमने। ये सिरोंज है, याद रखना, सिरोंज को लिया है, सिरोंज को हमने लिया है और विदिशा में मिलाया है। वर्तमान में विदिशा जिले में है। सिरोंज को लिया है और विदिशा जिले में हमने मिलाया है। किससे लिया है? राजस्थान से लिया है। राजस्थान तरफ से ऐसे मार्क किया है ना, तो राजस्थान से लिया है सिरोंज को और विदिशा में मिला के रख लिया है। अभी भी वर्तमान में भी विदिशा में ही है सिरोंज। ठीक है, और यहां पर हुआ करता था सुनेल टप्पा, जो कि मंदसौर का हुआ करता था। तो मंदसौर के सुनेल टप्पा को हमने राजस्थान को दे दिया। हमने यहां पर सुनेल टप्पा था तो सुनेल टप्पा को दे दिया। किसको दे दिया? राजस्थान को दे दिया सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा पहले मंदसौर में हुआ करता था, उसको हमने राजस्थान को दे दिया, और राजस्थान का सिरोंज को हमने मध्य प्रदेश में लेकर विदिशा राज्य में मिला लिया। ये थोड़े थोड़े पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, तो ऐसे याद रखने लेना। सुनेल टप्पा, हाँ भाई याद रखने वाली बात है। सुनेल टप्पा दे दिया। किसको दे दिया? राजस्थान को दे दिया। पहले कहां था? मंदसौर में था, मंदसौर में था। सुनेल टप्पा को दे दिया राजस्थान को, राजस्थान को दे दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? राजस्थान को दे दिया, राजस्थान को दे दिया। ठीक है, राजस्थान को दे दिया। फिर सिरोंज जो पहले राजस्थान में हुआ करता था, सिरोंज जो पहले राजस्थान में हुआ करता था, उसको मध्य प्रदेश में ले लिया, मध्य प्रदेश में ले लिया और मध्य प्रदेश के विदिशा में शामिल कर लिया। ये आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो राजस्थान से सिरोंज लिया है वो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कहां पर है? तो जो राजस्थान से लिया गया है वो सिरोंज मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में है, और जो मंदसौर के सुनील टप्पा को दिया गया है वो कहां गया है? राजस्थान में गया है। ये आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। पार्ट सी और भोपाल स्टेट में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये भोपाल स्टेट और ये विंध्य प्रदेश वाला क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से जैसा था वैसा का वैसा मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। और इतने सारे बदलाव के बाद हमारा जो प्यारा मध्य प्रदेश आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार से आप लोगों को हमारा पूरा का पूरा मध्य प्रदेश जो है वो देखने के लिए मिलता है कि 1947 से 1956 तक कैसा था, और 1 नवंबर 1956 को हम लोगों का जो ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश हम लोगों के सामने किस रूप में आया है। किस रूप में आया है? तो इस रूप में आया है। क्या क्या है इसमें? तो सर हमें पता चला कि इसमें जो है वो 43 जिले हम लोगों को मिले हैं। 43 जिले हैं सर। हम लोगों को पता चला है कि यहां पर हम लोगों के पास 7 संभाग है, 7 संभाग हम लोगों को मिले हैं। ठीक है, 7 संभाग हम लोगों को मिले हैं। फिर हम लोगों को क्या पता चला? हम लोगों को पता चला सर कि हम लोगों को 320 विधानसभा की सीटें मिली है। याद रखना, ये सीटें भी याद आएगी। 320 विधानसभा सीटें मिली है। विधानसभा की सीटें कितनी मिली है? 320 विधानसभा की सीटें मिली है मध्य इस पूरे 1 नवंबर 1956 से। हम लोगों को जो है वो 40 लोकसभा की सीटें मिली है। और कहां लिख दूं? हाँ, यहां लिख दूं क्या? ठीक है, 40 लोकसभा की सीटें मिली है। 40 लोकसभा की सीटें मिली है। ठीक है, ये भी याद रख लेंगे सर, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। फिर हम लोगों को जो है दोस्तों वो 16 राज्यसभा की सीटें मिली है। इस मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को इतनी सारी चीजें जो है वो मिली। राज्यसभा, ठीक है, इतनी सारी चीजें मिली। क्या मिला? 43 जिला मिला, 7 संभाग मिले, 320 विधानसभा की सीटें मिली, और साथ ही साथ
40 लोकसभा की सीटें मिली, 16 राज्यसभा की सीटें मिली। ये सारी की सारी चीजें जो है वो मध्य प्रदेश को मिली। और 1 नवंबर 1956 को इसी तरह से मध्य प्रदेश का पूरी तरह से गठन हो गया, पूरी तरह से गठन हो गया। ये चीजें क्लियर है क्या? ये चीजें क्लियर है तो बताओ, ये चीजें क्लियर है तो बताओ, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, और नहीं है दिक्कत तो अभी आप लोग बता सकते हो। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें क्या? और झेल पाओगे या फिर कल के लिए छोड़ दूं? अब इसके बाद मध्य प्रदेश के जिलों का आगे गठन हम लोगों को समझना है कि 43 जिले और 7 संभाग हम लोगों के पास है। 1 नवंबर 1956 के दिन पर हम लोग है, और 1 नवंबर 1956 के दिन पर अगर हम लोग है तो 1 नवंबर 1956 से आज की तारीख क्या है? आज की तारीख 2025 तक हम लोग किस प्रकार पहुंचेंगे और किस प्रकार ये 43 जिले धीरे धीरे जिलों का गठन होकर, धीरे धीरे जिलों का गठन होकर वर्तमान में 55 जिले हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को समझना है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के लिए ये काफी है। कल आप लोगों से फिर से मुलाकात करूंगा, है ना। आज के लिए ये चीजें आई थिंक मेरे हिसाब से 1 नवंबर 1956 तक आप लोगों को मध्य प्रदेश का गठन मैंने आप लोगों को करा दिया। एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। कल राज्यों का, कल जिलों का गठन हम लोग और आगे करेंगे। हाँ, कल जिलों का गठन हम लोग और आगे करेंगे, और जिलों के गठन करने के बाद, जिलों का गठन करने के बाद ना, जिलों का गठन करने के बाद हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज एमपीपीएससी में आए हैं उन एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात करूंगा द एग्जाम बाबा के इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, लेकिन तब तक के लिए मैं तारेंद्र बिले आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, सेवा जोहार।